कार को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो कार है ना, ये कार अपनी इस पोजीशन से या तो ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे आ रहा होगा। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन है हमारा वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इन एग्जाम्पल पे आपने फोकस करना है। क्या आपने कभी पानी में पत्थर फेंका है? क्या होगा? वाटर वेव पैदा होगी। क्या आपने कभी वायलेंस से उसकी जो रस्सी है प्लग करके आवाज़ पैदा होती देखी है? क्या होगा? आवाज़ पैदा हुई, साउंड पैदा हुई। अच्छा, क्या आपने कभी कमरे में जलती हुई लाइट देखी है? नहीं देखी। अच्छा, क्योंकि अभी लाइट नहीं है। अच्छा, खैर, तो अब कमरे में जब लाइट जल रही है आपको सिर्फ इतना लगता है कि इसमें लाइट ऑन हो रही है, इसके अलावा आप कमरे में सिर्फ रोशनी आ गई है। क्या आप इन तीनों इफेक्ट्स को देख रहे हैं कि इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है? वो क्या है? वेव, और दूसरा एनर्जी लेकर जा रही हैं। मिसाल के तौर पर लाइट है, आप लाइट ऑन करते हैं, उसके करीब हाथ लेके बैठे रहते हैं, कुछ वक्त के बाद आपके हाथ गर्म हो गए, क्या कहेंगे? एनर्जी थी उसमें से निकल रही है जो आपको महसूस हुई है। इस तरह हमने और मिसाल मैंने बताई शोर वाली, ये साउंड वाली। अब उसकी बजाय आप वायलिन है उसकी रस्सी को प्लग करने के बजाय किसी शोर वाली जगह पर चले जाएं, क्या देखेंगे आप वहाँ? आप ऑब्जर्व ये करेंगे कि उस जगह पर आपको इतना शोर महसूस होगा कि आपको पेन होना महसूस हो जाएगा, और इवन के उस कमरे में आपको गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि साउंड की वजह से एनर्जी भी पैदा हो रही है। तीसरी मिसाल क्या थी? पानी की। पानी की जो वेव है वो भी अपने साथ एनर्जी कैरी करके जा रही है। अब इन तीन मिसालों से एक बात समझ आई कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हर एक जगह पर जहाँ जहाँ वेव होगी वहाँ वहाँ एनर्जी ट्रैवल करेगी, उस वेव के साथ वेव कैरी करके जाएगी। तो अब उसको समझने के लिए हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है, उस एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक वही प्रीवियस एग्जाम्पल है, ये एक रस्सी है और इस रस्सी का एक सिरा हमने अटैच कर दिया है फिक्स एंड के साथ। ये हमारे पास फिक्स एंड है, इस फिक्स एंड के साथ हमने सपोर्ट कर दिया, और यहाँ एक आदमी मौजूद है जो कि इस रस्सी को पकड़ के प्लग कर रहा है, यानी यहाँ पर वो फ्लिपिंग कर रहा है, जर्क्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी यहाँ पर वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी? फर्ज करें जी इस आदमी ने ऊपर की तरफ एक जर्क दिया ऐसे। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इसको जर्क कैसे मिला इस रस्सी को? बताएं। एक्चुअली उस आदमी के पास मस्कुलर एनर्जी थी, उसकी बॉडी में मसल्स की एनर्जी, वही एनर्जी उसने जर्क लगाने के दौरान किस में शिफ्ट किया है? इसमें। अब इस रस्सी को हम एज अ पार्टिकल बनाते हैं। एज अ पार्टिकल क्या होगा? ये रस्सी पूरी ये पार्टिकल की शेप में है, मैंने यहाँ पर पार्टिकल्स बना दिए हैं, ये पार्टिकल्स बन चुके हैं। ठीक हो गया। अब उस आदमी ने फर्स्ट टाइम जब पहले प्लग किया है, यानी फर्स्ट टाइम फ्लिपिंग कर रहा है वो, तो उस फ्लिपिंग के दौरान उसकी जो मस्कुलर एनर्जी थी वो किसको मिलेगी? सबसे पहले पार्टिकल्स को। किसको मिलेगी? पहले पार्टिकल्स को। वही पहले वाला पार्टिकल इसी एनर्जी को फर्दर कहाँ शिफ्ट करेगा? आगे। और यही किसको शिफ्ट करेगा? आगे। और यही किसको शिफ्ट करेगा? आगे। यूं हमने ये ऑब्जर्व किया कि वही मस्कुलर एनर्जी एक दूसरे के साथ अटैच जो पार्टिकल हैं, एडजेसेंट पार्टिकल, उसमें एनर्जी शिफ्ट होते होते कुछ वक्त के बाद कहाँ पहुँच जाएगी? इस एंड पर पहुंच जाएगी। अब इस एंड पर हमें कैसे पता लगेगा ये एनर्जी पहुंची है? अगर आप उस एंड पर भी कोई आदमी ठहरा दें या आप ठहर जाएं और यहाँ से एक आदमी को कहें कि इस साइड से रस्सी को प्लग करें, प्लग करने पर क्या ऑब्जर्व होगा? कि इसका हाथ यूँ ऊपर जाएगा, ऐसे होगा ना। अगर वो तेज़ी के साथ प्लग करेगा तो इसका हाथ और ज़्यादा ऊपर जाएगा। क्या महसूस होगा? कि कोई चीज़ ऐसी थी जिसने उसके हाथ को ऊपर किया है। वो क्या थी? वो वही एनर्जी थी, मस्कुलर एनर्जी, जो इस आदमी ने इसके अंदर ऐड की, और यही एनर्जी इस आदमी तक पहुंच गई।
क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि जहाँ जहाँ भी वेव पैदा होती है वो वेव अपने साथ क्या लेके जा रही है? एनर्जी। इस एग्जांपल में हमने देखा कि इस आदमी की मस्कुलर एनर्जी यहाँ से शिफ्ट होके रोप वेव के ऊपर जाके इस आदमी तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं कि ये जो कैरियर ऑफ वेव है, ये कैरियर ऑफ एनर्जी है जो वेव, ये एनर्जी जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? सबसे पहली डिपेंडेंसी, सबसे पहले डिपेंडेंसी चेक करते हैं। एक फार्मूला है, आपकी बुक के अंदर तो मौजूद नहीं है, ये आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। E इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। यहाँ जो एक्स नॉट है, एक्स नॉट से मुराद है एम्पलीट्यूड, 1/2 के एक्स नॉट से मुराद एम्पलीट्यूड है। इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब आप पढ़ चुके हैं कि के क्या है यहाँ पर? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया, यानी के की वैल्यू भी कांस्टेंट है एक स्प्रिंग के लिए, 1/2 भी कांस्टेंट है। यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ऐसे ही है, मतलब अगर एम्पलीट्यूड होगा ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी, अगर एम्पलीट्यूड होगा कम तो एनर्जी कम ट्रांसफर होगी। अब दो लोग हैं जी, एक आदमी है, उसने जी यहाँ एक वेव पैदा की रस्सी से, बट उसने तेजी से प्लग किया, ज्यादा जोर के इसमें झटका लगाया, तो जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होगा। इसके बरक्स एक और आदमी है, उसने यहाँ से प्लग किया बट उसकी जो प्लकिंग है वो कम थी। अब गौर करें यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस यहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। जबकि इस केस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें, जिसने कम जर्क दिया है वहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो वेव जिसका एम्पलीट्यूड होगा ज़्यादा, वो अपने साथ ज़्यादा एनर्जी कैरी करके जा रही होगी, और वो वेव जिसका एम्पलीट्यूड होगा कम, वो अपने साथ कम एनर्जी कैरी करके जा रही होगी। ये पॉइंट समझ आ गया? पहला फैक्टर क्या है कि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? वेव के एम्पलीट्यूड पे। दूसरा फैक्टर, तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि एनर्जी, वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पे। दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस। दूसरा फैक्टर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, जहां से वेव पैदा हो रही है उसी जगह का डिस्टेंस, यानी उसी डिस्टेंस से वहां से जो वेव जा रही है उस पे। अब फर्ज कर लें कि आप वेव को ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं कम डिस्टेंस पे, फिर क्या होगा? ज्यादा पहुंचेगी वहां। आप उसी वेव को, उसी एनर्जी को जो उस वेव में मौजूद है, आप ट्रैवल कराना चाह रहे हैं जी इस स्कूल से दूर परे कहीं, फिर क्या होगा? क्यों? कोई बता सकता है? एनर्जी ज़ाय होती जाएगी हर कुलियन में, क्योंकि अब जब एनर्जी शिफ्ट हो रही है, शिफ्टिंग के दौरान कुलियन हो रही है, ये इसको एडजेसेंट पार्टिकल जब शिफ्ट कर रहे हैं ना, एनर्जी शिफ्टिंग के दौरान वो अपनी एनर्जी ज़ाय कर रहे हैं। तो अब अगर कम डिस्टेंस होगा तो कम डिस्टेंस का मतलब एनर्जी ज़्यादा कैरी करके जाएगी वेव, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे पहुँचानी है तो फिर कम एनर्जी। तो इसकी और मिसाल भी देख सकते हैं आप लोग। इसकी मिसाल के तौर पर जैसे हमारी जो लाइट आ रही है, ये लाइट हमें मुख्तलिफ फार ऑफ प्लेसेस से मिल रही है। मिसाल के तौर पर यहाँ मुजफ्फरगढ़ में अगर लाइट आ रही है जी मुल्तान से, या फ़र्ज़ किया कराची से, तो फिर क्या होगा? आपको कहीं एनर्जी लॉस मिलता है? कहाँ? देहातों में जाए ना, देहातों में जहाँ पर तारें लगी हुई होती हैं, उन तारों में से आपको आवाज़ें आ रही होती हैं, क्या होता है? एनर्जी लॉस हो रही होती है एक्चुअली। समझ आई? तो ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। यानी हम ये कह सकते हैं जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है।
यानी अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे पहुंचाएंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र कम होगा, और अगर कम डिस्टेंस पर हम एनर्जी भेजेंगे वेव के थ्रू तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जबकि एम्पलीट्यूड के क्या है वो डायरेक्टली है। तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं, जिन पर ये डिपेंडेंसी है इसकी वेव की। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इस वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि अब हम इन सारी बातों से एक बात अखज़ कर सकते हैं। वो बात यह है कि वेव ट्रांसफर एनर्जी, वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, यानी वेव सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगी। इसको हम पहले एक एक्टिविटी से चेक करते हैं। एक्टिविटी से चेक करने के बाद फिर हम नेक्स्ट इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। इसमें हमारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है, वही सेम एक्टिविटी है जो हम प्रीवियस ये परफॉर्म कर चुके हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक पॉन्ड है, या पॉन्ड की बजाय आप ये एक टब भी ले सकते हैं, और उस पॉन्ड में या उस टब में आप पानी भर दें। फ़र्ज़ करें जी मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, ये इसके अंदर वाटर ऐड हो गया। वाटर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम सेम वही जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी में पढ़ा था, यहाँ पर क्या रख दें? वुडन कॉर्क रख दें, यानी एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रख दें। ये हमारे पास वुडन कॉर्क है जो हमने पानी की सतह के ऊपर रख दिए, वो पानी की सतह पे तैर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब क्या करें हम? इस जगह पर ऊपर से पेंसिल की मदद से या किसी भी तरह से आपने क्या करना है? डिस्टरबेंस पैदा करनी है। कल पढ़ा था हमने वेव कैसे पैदा होगी? डिस्टरबेंस। उस डिस्टरबेंस के रिस्पांस में नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ से पार्टिकल जो होंगे उस मीडियम की वो वाइब्रेट करेंगे। तो हमने वाटर के अंदर इस पेंसिल से या स्टोन फेंका हमने, तो अब क्या होगा? यहाँ पर एक वेव पैदा होगी। ऐसे ही होगा। अगेन सेकंड टाइम डिप करेंगे, एक और वेव पैदा होगी। थर्ड टाइम डिप करेंगे, एक और वेव पैदा होगी। यानी कि जो पहले वाली वेव थी वो आगे शिफ्ट हो रही है, उसके बाद वाली उससे पीछे है, और जो लेटेस्ट अभी पैदा हुई है थर्ड टाइम डिप करने से वो यहाँ पर पैदा होगी। यूँ हम कुछ वक्त के बाद ये देखेंगे कि वेव आगे ट्रैवल करते करते इस कार्क तक पहुँच जाएगी, और हम इस कार्क को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो कार्क है ना, ये कार्क अपनी इस पोजीशन से या तो ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे आ रहा होगा। वेव ट्रैवल कर रही है, ठहरा वो अपनी एक ही जगह पे है, लेकिन अपनी एक ही जगह पे ठहर के वो या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब इस एक्टिविटी से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वेव ट्रैवल कर रही है। अगर वेव के पास एनर्जी ना होती, अगर वेव एनर्जी ना देती, तो कभी भी ये कार्क ऊपर नहीं जा सकता था। क्योंकि एक कॉमन सी मिसाल है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप किसी चीज़ को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। किसी चीज़ को उठाने के लिए आपके पास एनर्जी का होना लाजमी है, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ से जो वाटर वेव आई है, कल हमने पढ़ा वाटर वेव इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ। तो इसको अब मैं थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करके बना रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक कार्क पड़ा हुआ है इस जगह पर, वुडन कार्क यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, इस जगह पे ये वुडन कार्क पड़ा हुआ है, और ये जो वेव है, ये वेव यहाँ से ट्रैवल करती हुई जा रही है। अगर इस वेव में एनर्जी ना होती तो क्या होता? वेव इस कार्क को ऊपर ना उठा सकती। कार्क ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये किस चीज़ की पहचान है? अब इसी चीज़ को हम एक एक्टिविटी के ज़रिए भी परफॉर्म कर लेते हैं। ये देखें, आपको यहाँ एक एक्टिविटी नज़र आ रही है, इसमें वाइब्रेटर के थ्रू वेव्स पैदा हो रही हैं, और ऊपर एक हमने वुडन कार्क रखा हुआ, बाल पड़ी हुई है, और जो ही वेव गुजर रही हैं, वेव गुजरने के साथ ये वुडन कार्क ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं। और ये एक्टिविटी इस चीज़ का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जब वेव ट्रांसफ़र होती है तो वेव ट्रांसफ़र होने के दौरान इस कार्क को अप एंड डाउन मूव करवा रही है, मतलब वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, बट एनर्जी कैरी करके जा रही है वो वेव, बट अपने साथ मैटर नहीं लेके जा रही। ठीक है, ये तो बात हमने इस एक्टिविटी के ज़रिए प्रूफ कर ली। अब मेरा यहाँ सवाल है, वो सवाल ये है कि यहाँ हमने पढ़ लिया
कि वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। बट क्वेश्चन क्या है, क्या आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, इंडियन मूवीज़ में, जब बंदा की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उनको जला लिया, जलाने के बाद वो उनकी चिता उनके पास आ गई, वो चिता वो कहाँ, गंगा में बहा के आते हैं। तो अब सवाल ये कि जब वो उसको छोटी सी वो जो उनके पास बर्तन होते हैं मिट्टी का, उस पर रखते हैं, तो उस पर रखने के बाद थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो काफ़ी आगे तक चला गया है। कैसे? वो अस्थियाँ हैं, जो भी चीज़ है, तो कैसे जाती हैं? हाथ से आगे, ठीक है। वो थोड़ी सी देर के लिए हाथ से आगे कर रहे हैं, फिर वो हट जाते हैं। हम 15 मिनट 20 मिनट के बाद देखें तो वो काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। ये वेव्स तो आपने नहीं, फ्रिक्शन की वजह से नहीं। अच्छा चलें, फ़र्ज कर लिया आत्मा लेके जा रही है अच्छा फ़र्ज कर लिया जी कि हमने इस बात की एक्सप्लेनेशन करनी है कि वेव ट्रांसफ़र कर रही है सिर्फ एनर्जी, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं कर रही। बट उस केस में हम क्या देख रहे हैं, मैटर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कैसे? इस बात के मुझे टू द पॉइंट आंसर देना है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि हमने ये देखना है कि यहाँ किस मैटर की बात हो रही है। बैठ जाए अब। अच्छा, मछली ऊपर रख देते हैं, मछली लेके जाती है अच्छा देखें, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ना, अब इसी को समझना है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, यानी मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बगैर, यानी मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, इस मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बगैर ही ये एनर्जी कैरी करके जा रही है। कौन से मैटर की बात हो रही है? ये उस मैटर की बात हो रही है जिसकी वजह से वेव है। उस मैटर की बात नहीं हो रही जो उसके ऊपर रखा हुआ है हमने। बात समझ आई? यहाँ अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उस एग्जांपल में वो जो हमने मिसाल ली हुई है वो उस वेव के ऊपर वाली मिसाल है, जबकि यहाँ इस स्टेटमेंट का मतलब है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, दैट मैटर हुज पार्टिकल परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन। वो कौन से हैं? पानी है। समझ आ गई? पानी के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर, कल हमने ये प्रूफ कर लिया था, यानी ये वेव जिन पार्टिकल्स की वजह से है वो पार्टिकल अपनी ही जगह पे फिक्स रहते हैं। सिर्फ क्या होता है, पार्टिकल्स आगे एनर्जी शिफ्ट करते जा रहे हैं। ये इसका मीनिंग है। नंबर एक बात ये क्लियर हो गई कि यहाँ किस मैटर की बात हो रही है। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कि ये बात मैटर वाली भी क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने कार्क क्यों रखा है। अक्सर सवाल ऐसे कर लेते हैं कि हमें यहाँ कार्क रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम कार्क क्यों रख रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम ये ऑब्जर्व नहीं कर रहे, देख नहीं सकते कि पानी की वेव्स के जो पार्टिकल हैं वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर और नीचे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए हमने वो चीज़ रख दी जो हमें आम आँख से नज़र आ सकती है, और अगर वो चीज़ अप एंड डाउन मोशन करेगी तो ये इस चीज़ का प्रैक्टिकल प्रूफ होगा कि क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। अगर वो ना किया, ये अप एंड डाउन मूव ये कार्क ना करते, तो हम कहते हैं इसके वेव के पार्टिकल भी अप एंड डाउन मूव नहीं करेंगे। यानी आसान लफ्ज़ में ये कह सकता हूँ कि यहाँ हमने एक इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू ये चेक किया है कि पानी के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से इधर उधर वाइब्रेट करते हैं या नहीं करते।